नाजरीन, आपके लिए मज़े की स्टोरी लेकर आती हूँ, लेकिन आपकी तरफ से वीडियो पर लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब बहुत कम होते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। मुझे होश तब आया जब बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आई। मैंने हड़बड़ाकर मायरा से नज़र हटाई और उधर उधर देखा। मायरा वहां से जाने लगी तो मैं भागकर कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसके सामने जा खड़ा हुआ। वो तेज कदम बढ़ाकर जा रही थी और अचानक मेरे बिल्कुल सामने आने की वजह से डर कर एक दो कदम पीछे हट गई। मायरा ने हल्की सी झलक मेरी तरफ डालकर नजरें झुका लें और बहुत मुश्किल से सिर्फ इतना कहा, भाई प्लीज मुझे जाने दें। जब मुझे कुछ समझ न आया तो मैंने मायरा का हाथ पकड़कर इसे अपने कमरे में खींच लिया। मायरा बहुत डर गई थी। जो कुछ भी इसने देखा वो इसके लिए कबूल करना नामुमकिन था। जैसे ही हम कमरे में पहुंचे वो तकरीबन रोने के अंदाज में कहने लगी, भाई प्लीज मुझे कुछ मत करे, मुझे जाने दें। मैंने मायरा को बेड पर बिठाकर उसके पाँव के पास घुटनों के बिल बैठ गया और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर बड़े प्यार भरे लहजे में कहा, मेरी जान बस 2 मिनट मेरी बात सुन लो फिर चली जाना। वो 10 सेकंड तक मेरी तरफ देखती रही और उसके बाद वो कुछ बेहतर हो गई। मैं उठकर खड़ा हो गया। इसकी नज़र गैर इरादी तौर पर मेरे जिस्म पर पड़ी और फौरन हिट गई। मैं खड़ा होकर बाथरूम की तरफ मुड़ा ही था कि सामने से नादिया दीवार का सहारा लेते हुए बाहर आई। मैं फौरन नादिया की तरफ भागा और उन्हें सहारा देकर बेड के करीब ले आया। मायरा को एक बार फिर झटका लगा, लेकिन वो सारी सूरत हाल पहले ही समझ गई थी, इसलिए जल्दी ही वो नॉर्मल हो गई और नादिया का दोपट्टा पकड़कर उनके पास आई और उन्हें ढकने लगी। नादिया की चोट बहुत सूजी हुई नजर आ रही थी। यकीनन उनके लिए ये पहला हादसा काफी तकलीफदेह था। नादिया ने जैसे ही अपने लरसते हुए जिस्म पर किसी और का हाथ महसूस किया, उन्होंने फौरन नजरें उठाकर मायरा की तरफ देखा और झटके से पीछे की तरफ गिरने लगी थीं कि हम दोनों बहन भाई ने मिलकर नादिया को सहारा दिया। वो बगैर कुछ समझे अपना जिस्म दोपट्टे से छुपाने लगे और शर्मिंदा सी चलती हुई बेड पर आकर बैठ गईं। मैं मायरा को वहीं छोड़कर बाहर की तरफ भागा। एक तो बाहर की सूरत हाल का जायजा लेना था और दूसरा पानी की बोतल लानी थी। जैसे ही मैंने हर तरफ नजर घुमाई और हस्बन तवक्को सब कुछ नॉर्मल पाया, कमरे में वापस आया तो मायरा नादिया के पास खड़ी उन्हें सहला रही थी। ये देखकर मैं काफी परसुकून हो गया कि मायरा को भी संभालना मुश्किल नहीं होगा। यही सोचते हुए मैं उन दोनों की जानिब चलता जा रहा था और उनके बिल्कुल पास पहुंचकर पानी की बोतल नादिया के मुंह से लगा दी। नादिया पानी पीने लगे। जब उन्होंने पानी पी लिया तो मैंने और मायरा ने मिलकर नादिया को बेड पर लिटा दिया। लेटने के दौरान दोपट्टा नादिया के जिस्म से उतर गया। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे आंखों ही आंखों में फैसला कर रहे हों कि कौन दोपट्टा ठीक करेगा। फिर अचानक मायरा ने हाथ आगे बढ़ाया और नादिया का जिस्म ढकने लगी। इस दौरान मैंने शर्म से नजर घुमा ली। ये देखकर मायरा ने तंजिया लहजे में कहा, अब किससे शर्मा रहे हो भाई? नादिया को इस हालत में लाने वाले भी तो आप ही हो। मैं अचानक मायरा का चेहरा देखने लगा जिस पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मायरा के हंसते चेहरे को देखकर मैं भी परसुकून हो गया और मजाक के अंदाज में कहा, खामोश हो जाओ वरना तुम्हारा भी यही हाल कर दूंगा। मायरा, जो काफी अच्छे मूड में लग रही थी, मेरी इस बात पर अचानक चौंक गई और नजरें झुकाकर कुछ सोचने लगी। इसे ऐसा करते देखकर मैं भी हैरान हो गया और जैसे ही मैंने इसका नाम पुकारा, मायरा, इसने कोई जवाब ना दिया। मैंने इसके हाथ पर अपना हाथ रखा जो काफी ठंडा महसूस हो रहा था। अचानक हाथ लगने से मायरा चौंक गई और मेरी तरफ देखते हुए बोली, ये सब कैसे शुरू हुआ? मुझे सब सच बताएं, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। मायरा मुसलसल बोलती जा रही थी और मैं सिर्फ इसकी बातें नजरें झुकाए सुनता रहा, क्योंकि मेरे पास इसका कोई जवाब न था। शायद मैं जवाब देने की हालत में न था। जैसे ही मायरा ने अपना गुस्सा ठंडा किया, मैंने इसकी तरफ देखा और कहा, मेरी जान, अभी तुम बहुत छोटी हो, ये सब नहीं समझ सकती, मुझसे कुछ मत पूछो। सुबह होने वाली है, कमरे की हालत ठीक करो। मायरा मेरी बात समझ गई और फौरन उठकर मेरी तरफ खिंची आंखों से देखते हुए अपना दोपट्टा सीने से खींचकर उतारा। इसे गोल घुमाकर सिर्फ गिले पर लेकर दोनों किनारों को पकड़कर अपनी पुतली सी कमर पर बांध लिया। मैंने इसकी ये अदा बगैर आंखें झपकाए देखी। मैं नादिया की तरफ मुतवज्जे हो गया और मायरा ने मेरी अलमारी खोली और उसके निचले हिस्से से मेरी पुरानी शलवार निकालकर बाथरूम में ले गई। अच्छे से गीला करके आने के बाद आगे की तरफ झक कर बैठ गई और निशान मिटाने लगी। मैं नादिया की तरफ मुतवज्जे था कि अचानक मायरा के खांसने की आवाज आई।
जैसे ही मेरी नज़र मायरा पर पड़ी वो हाथ मुंह पर रखे जोर से हल हल कर खांस रही थी। मैंने कभी भी मायरा को गलत नज़र से नहीं देखा था और न ही उसकी तरफ मेरा ध्यान गया था। मैं हमेशा इसे एक छोटी बच्ची ही समझता था, लेकिन अब इसके निशेब व फराज को देखकर अंदाज़ा हो गया था कि मायरा भी बच्ची नहीं रही, अब इसने भी जवानी की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। ये सब सोचते हुए मैं मायरा की तरफ मुसलसल देख रहा था, जिसे इसने भी महसूस कर लिया था और अब वो भी मुझे अपनी तरफ माइल होता देखकर मजीद खिलने लगी थी। इसने कहा, मेरे हाथ गंदे हैं, क्या आप मेरे चेहरे से ये बाल हटा देंगे? जैसे ही झुकी हुई मायरा को मैंने अपने इतने करीब देखा तो होश वापस आए और उसका चेहरा गौर से देखते हुए पूछा, क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। मायरा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखों को नीचे की तरफ झटकुते हुए अपनी बात दोहराई तो मेरी नज़र उसके चेहरे से सरकने हुए सीधा उसके सीने तक पहुंच गई। ज़हन में नज़र हटाने का ख्याल फौरन आया, लेकिन ये दिल कहाँ किसी की सुनता है। चाकर भी मैं नज़र ना हटा सका और टिकटिकी बांध कर देखता रहा। मायरा का हर वार कमिम अब जा रहा था और मैं घिरी बा घिरी उसकी चालों का शिकार होता जा रहा था। हालांकि मुझे मायरा में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही मैंने इसे बहन से बढ़कर देखा था कभी, लेकिन दुनिया में महंगी से महंगी शराब भी वो काम नहीं करवा सकती जो औरत अपनी आंखों के इशारों से करवा लेती है। इसके बाद मायरा मेरी तरफ मुतवज्जे हुई और परेशान हाल में पूछने लगी, नादिया कल तक कैसे ठीक होंगी? उनसे तो चला भी नहीं जा रहा। अम्मी को क्या कहेंगे? परेशान तो मैं भी था, लेकिन मायरा के सामने इसका इजहार नहीं किया क्योंकि आगे की सारी बातें मायरा को ही संभाली थी। मैंने मायरा से कहा, पहले हम नादिया के कपड़े बदलते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या करना है। मायरा मेरी बात समझते हुए सोचने लगी और फिर बोली, नादिया के सारे कपड़े अम्मी के कमरे में हैं और इस वक्त वहां जाना मुनासिब नहीं, तो तय हुआ कि नादिया को वही पहले वाले कपड़े फिर से पहना दिए जाए। मायरा भागी और नादिया के कपड़े पकड़कर सीधे पास आ गई। मायरा ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा क्या किया मेरी प्यारी नादिया के साथ कि वो इतना खौफजदा है आपसे? मैंने भी शोखी से जवाब दिया, मेरी जान तुमने कुछ करने ही कहा था अभी। मायरा ने कहा, ओहो, अगर मैं नज़र ना रखती तो आप लोगों को रंग रलियां मनाते पकड़ती कैसे? मैं मायरा की बात सुनकर हैरान रह गया कि वो हम पर नज़र रखे बैठी थी और जो अब ये हमारे दरमियान बैठी है ये सब इसने प्लान बनाकर किया है। मैं सोचों में गुम था कि अचानक मायरा की आवाज़ आई, क्या हुआ? क्या आपको यकीन नहीं कि मैं भी इतनी ज़हीन हो सकती हूँ? मैं बस इसकी हर अदा हर बात सुनकर हैरान होता जा रहा था। वो गुस्से से मेरे साथ नादिया को कपड़े पहनाने लगी और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। मायरा के जाने के बाद मैं भी सब कुछ नॉर्मल करके कमरे से बाहर आ गया। अज़ानें हो चुकी थीं, दिन चढ़ने के करीब था और मुझे यकीन था कि अम्मी नमाज के लिए बाहर आती होंगी। मैंने अपने कल के प्लान को ज़हन से बनाते हुए चारपाई पर लेट गया। लेटते साथ ही नींद की आगोश में डूब गया क्योंकि पिछले 4 घंटों की थकावट ने बहुत थका दिया था। मुझे लेटे अभी कुछ देर ही हुई थी कि अम्मी ने शफकत से हाथ चेहरे पर फेरा और मुझे जगा कर पूछने लगी कि मैं यहाँ क्यों सो रहा हूँ। मैंने अम्मी को अपने पास बिठाया और उनके सामने चेहरा करके बताने लगा, रात को नादिया मेरे बाथरूम में गई और पाँव फिसलने की वजह से बहुत बुरी तरह गिर गई। अब सो रही थी इसलिए जगाना मुनासिब नहीं समझा। मायरा ने सब संभाल लिया था। नादिया को मेरे ही कमरे में सुलाकर वो भी सोने चली गई और मैं भी बाहर लेट गया। वो अम्मी ज़रा परेशान हुई, लेकिन जब उन्हें पता चला कि सब ठीक है तो वो भी मुतमईन हो गई। अम्मी के जाने के बाद मैं भी सुकून की नींद सो गया और सुबह भाभी की आवाज़ पर उठा, जो आज किसी खास वजह से सुबह सुबह तैयार हो गई थी। पूछने पर पता चला कि भाभी की अम्मी की तबीयत खराब है। भाभी 1 हफ्ते के लिए अपने घर जा रही है। भाभी पीले रंग के फिटिंग वाले जोड़े में मलबूस अपने कंधे के एक साइड पर दोपट्टा लटकाए हल्का सा मेकअप करके लाल डार्क लिपस्टिक लगाकर खिले बालों में दिलकश दोशीज़ा लग रही थी। भाभी दुखने में न ज्यादा मोटी है न पुतली, एक नॉर्मल फिगर की खुश शक्ल औरत है। भाभी को ज्यादा सजने संवरने का शौक नहीं है, लेकिन जब भी हल्का सा तैयार होती है तो किसी की मलिका बन सकती है। भाभी की खूबसूरती की एक खास वजह उनके चेहरे के खड्डे डिम्पल्स भी हैं। जब वो खिलकर हंसती हैं तो उनके चेहरे पर बहुत गहरे खड्डे बन जाते हैं जो उनके हसन पर 4 चांद लगा देते हैं। भाभी ने मुझे जगा कर बड़े प्यार से कहा, उठ जाए नवाब साहब, नाश्ता तैयार है। मैं भी आंखें मिलता नादिया के किसे हुए बदन का अच्छी तरह मुआयना करके बाथरूम जाने के लिए अपने कमरे की तरफ चल दिया। अपने कमरे में पहुंचकर देखा कि तीनों माँ बेटियां एक साथ बैठी बातें कर रही है।
पहले तो मैं काफ़ी डर गया क्योंकि मैंने अम्मी से जो झूठ बोला था वो मैंने दोनों में से किसी को नहीं बताया था। मुझे दरवाजे पर खड़ा देख अम्मी ने मुझे अंदर बुला लिया और बेड पर बैठने के लिए कहा। मैं अम्मी की बात मानता हुआ मायरा के साथ बैठ गया। मेरे सामने अम्मी बैठी नादिया के सर पर हाथ फेर रही थी, जो अभी भी बेड पर लेटी हुई बेहतर लग रही थी। सब उधर उधर की बातें कर रहे थे। इसी दौरान अम्मी मेरा नाश्ता लेने बाहर चली गईं तो उनके जाने के फौरन बाद मैंने नादिया की तरफ देखा जो पहले से ही मुझे देख रही थी। मैंने फिर मायरा की तरफ देखा और इसे रोब भरे अंदाज में कहा, तुम जरा बाहर जाओ, मुझे नादिया से बात करनी है। वो मुंह बनाते हुए बाहर निकल गई और मैं फौरन नादिया के करीब होकर उनके हाथ पर हाथ रख दिया। नादिया ने अपना हाथ मेरे हाथ से निकालकर दूसरी तरफ मुंह कर लिया। मैं इसका मतलब ना समझा। मैंने नादिया की तरफ देखते हुए उन्हें आवाज़ दी, लेकिन वो मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। मैंने नादिया का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और कहा, प्लीज़ नादिया, मुझसे बात करें। आपका ये रवैया नाकाबिल कबूल है। नादिया ने अपनी आवाज़ को दबाते हुए मुझसे कदरे गुस्से से कहा, क्या बात करूं तुमसे? हाँ, आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी छोटी बहन से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रही। सारी रात मैं इस नाबालिग बच्ची के सामने पड़ी रही जैसे किसी कोठे की तवाइफ हो। तुम्हारी वजह से मैंने सिर्फ एक सच छुपाने के लिए 100 झूठ बोले हैं, और तुम अभी भी मेरे सामने डेटों की तरह बैठे बातें कर रहे हो। इससे तो बेहतर था कि मैं किसी बाहर के बंदे से अपनी प्यास बुझा लेती, कम अज कम सारी जिंदगी के लिए शर्मिंदा तो ना होना पड़ता। अभी नादिया अपनी भड़ास निकाल ही रही थीं कि अम्मी कमरे में दाखिल हो गईं और नादिया नॉर्मल हो गईं। अम्मी के सामने वो वैसे ही दुखा रही थीं जैसे उनके पाँव में चोट लगी हो। अम्मी ने मेरे सामने नाश्ता रखा और मुझसे मुखातिब होकर सख्ती से हुक्म दिया कि नादिया को अस्पताल लेकर जाऊं और डॉक्टर से चेक करवाऊं। मैंने जल्दी से नाश्ता किया और फौरन तैयार होकर नादिया के पास चला गया ताकि उन्हें अस्पताल ले जाऊं। नादिया जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी थी। अम्मी की बात भी नहीं टाल सकती थी। नादिया बहुत मुश्किल से अभी भी चल रही थी और बहुत ज्यादा तकलीफ के बाद मोटरसाइकिल पर मेरे पीछे बैठा और हम लोग घर से रवाना हो गए। हम अभी कुछ दूर ही गए थे कि नादिया ने मुझसे पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने भी ढीठ बनकर जवाब दिया, डॉक्टर के पास। नादिया ने बहुत सख्त मिजाज में मुझसे फिर पूछा, मुझे सही जवाब दो, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने फिर से कहा, नादिया, आपकी तकलीफ बहुत ज्यादा है, हमें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नादिया ने साफ जवाब दे दिया कि उन्हें किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, घर चल लो। मैं नादिया के लाख मना करने के बाद भी अपने इलाके से काफ़ी दूर एक बहुत छोटे से प्राइवेट अस्पताल ले आया। नादिया ने मुझे ऐसी नज़रों से देखा जैसे मुझे कच्चा चबा जाएंगी। मैं नादिया को बहुत मुश्किल से वार्ड तक लेकर गया और वहां बैठी एक मोटी लड़की से डॉक्टर के मुताल्लिक पूछा। इसने हमारा नाम पता सब पूछा, जो मैंने गलत ही बताया। कुछ देर के इंतज़ार के बाद एक हटा-कटा आदमी वार्ड बॉय के कपड़े पहने हमारे सामने आया और कहने लगा, अब आप अंदर चले जाएं। मैं नादिया को सहारा देता हुआ डॉक्टर के कमरे तक ले गया और उनके सामने कुर्सी पर बैठ गया। डॉक्टर शक्ल से ही बहुत गंदा लग रहा था। नादिया के बैठने के दौरान उन्होंने टेबल का सहारा लेकर आगे को झुक कर झटके से पीछे को बैठी थी। जैसे ही नादिया बैठ गईं, डॉक्टर ने नादिया की तरफ गहरी नज़र डाली और चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए पूछने लगा, जी क्या मसला है? वो नादिया के चलने के अंदाज से समझ गया था कि हमारा मसला क्या है। मैं इसकी नीयत समझ रहा था, और नादिया भी इतनी बच्ची तो थी नहीं कि मर्द की नज़र का अंदाज़ा ना लगा सके। बाजी ने भी इसके इरादे भांप लिए और इसे मजीद तरपाते हुए कुर्सी के साथ टेक लगाकर और डॉक्टर से मुखातिब होते हुए कहने लगे, मसला तो बहुत बुरा है, पता नहीं आप सुलझा भी सकेंगे या नहीं। डॉक्टर ने भी नादिया का लहजा समझते हुए मजीद खिलकर जवाब दिया, आप मसला तो बताएं, हमने तो बहुत बुरे बुरे मसाइल कुछ ही देर में सुलझा दिए। मैं उन दोनों के एक साइड पर बैठा दोनों की शक्लें देख रहा था, जो अपनी बातों में इस कदर मसरूफ थे कि शायद मैं उन्हें दिखना भी बंद हो गया था। नादिया, जो कि वैसे तो बहुत बापर्दा परहेजगार औरत थी, पर आज वो भी किसी गैर मर्द से खिलकर फलट करवा रही थी। डॉक्टर ने फिर मेरी तरफ देखा और सीरियस तरीके से बात करते हुए कहने लगा, मुझे मरीज के साथ अकेला छोड़ दें। ये सुनते ही मेरे पांव से ज़मीन निकल गई। मैंने फौरन नज़र नादिया की तरफ डाली, जो अपने दोनों हाथ सर के पीछे ले जाकर बालों को तरतीब दे रही थी। मैंने हल्की आवाज़ में पूछा, मैं जाऊं? नादिया ने नज़रअंदाज करने के अंदाज में नज़र घुमा दी, जैसे उन्हें अब मेरे होने या ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। मैं टायर वाली कुर्सी को पीछे घसीट कर खड़ा हुआ और भारी कदमों के साथ बाहर की तरफ चल दिया।
जब मैंने दरवाजे पर पहुंचकर एक आखिरी दफ़ा नादिया की तरफ देखा तो वो डॉक्टर के सामने खड़ा हुआ उनके दिल की धड़कन को अपने कानों पर कुछ लगाकर चेक कर रहा था। 100 तरह के ख्याल मेरे जहन में आ रहे थे। मैं समझ गया था कि अब अकेले में मजीद आगे क्या कुछ हो सकता है, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि नादिया को यहाँ लाने वाला ही मैं था, और सबसे बढ़कर नादिया इसका मुकम्मल साथ दे रही थी, वो भी मेरे सामने। तलाक के बाद इसे किसी किस्म का डर नहीं रहा था। अब वो आज़ाद परिंदे की तरह हर घोंसले पर जाकर बैठना चाहती थी। बाहर काउंटर के करीब पहुंचा तो वो मोटी लड़की मेरी ही तरफ देखकर हंस रही थी। इसे मेरी हालत का अंदाज़ा हो गया था, और अब यकीनन वो मेरे जहन में चलने वाले ख्यालात को समझते हुए मुझे इशारे से अपने पास बुलाया, और अंदर जिस कमरे में मेरी नादिया और डॉक्टर अकेले थे वहां का कैमरा जूम करके मुझे दिखाने लगी। इसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम उसके जो भी लगते हो, इस लड़की को इस दरिंदे से बचा लो वरना ये लड़कियों को काट खाता है। मैंने जैसे ही स्क्रीन पर अंदर का मंजर देखा मैं हैरान हो गया। नादिया इस हद तक जा सकती है? ये देखकर इस नर्स ने मुझसे पूछा, इसे हुआ क्या है? इसका सवाल सुनकर मुझे कोई जवाब समझ न आया और मैं खामोश खड़ा इसका चेहरा देखता रहा। मैं कुछ कहने ही वाला था कि मेरे फ़ोन की घंटी बज गई। जेब से मोबाइल निकालकर जब मैंने स्क्रीन पर देखा तो आंटी के घर से फ़ोन था। आंटी खुद फ़ोन हमेशा नादिया के नंबर पर करती है। मैं समझ गया कि फ़ोन मुझे करने वाली आंटी नहीं, मेरे ख्वाबों की मलिका फ़ायज़ा है। 1-2 सेकंड की खामोशी के बाद दूसरी तरफ से बहुत धीमे लहजे में आवाज़ आई, हेलो। और यकीनन ये आवाज़ फ़ायज़ा की ही थी, जिसे सुनते ही कानों में रस खुल गया। मैंने भी जवाब में हेलो ओ कहा तो वो जोश से चिल्ला उठी, इतना टाइम क्यों लगा दिया फ़ोन उठाने में? बोलो क्यों नहीं रहे थे? मैं इतना डर गई थी कि शायद कॉल किसी रॉन्ग नंबर पर लग गई है। तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी। फ़ायज़ा की इतनी प्यारी बातें सुनकर मैं भूल गया कि मैं खड़ा कहाँ हूँ और किस मकसद से आया था। वो नर्स मुसलसल कभी मुझे और कभी स्क्रीन पर देख रही थी। इसके सामने ज़्यादा बोल तो नहीं सकता था, फिर भी हिम्मत करके कहा, अच्छा सांस तो लो, बोले ही जा रही हो। बताओ कैसी हो? आज नाकारा को कैसे याद कर लिया? फ़ायज़ा ने भी शोखी से जवाब दिया, नाकारा की याद तो हर वक्त शिद्दत से तड़पाती रहती है।